सभी को मेरा नमस्कार। आज हम दिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी तक है। इस 12वीं से 15वीं शताब्दी तक दिल्ली में क्या हुआ, कैसे दिल्ली एक बड़ा महानगर बना, क्योंकि इससे 12वीं शताब्दी से पहले दिल्ली कोई किसी बड़े राज्य की राजधानी नहीं रहा था। और इसमें कौन इसके शासक रहे, कैसा यहाँ पे रहन सहन था, कौन सी मान्यताएं थी, वो सभी इस पाठ के दौरान हम पढ़ेंगे। सभी इस तालिका को ध्यान से देखो। इस तालिका के द्वारा हम समझते चलेंगे कि कौन सी शताब्दी में और कब यहाँ पे कौन से राजा हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे तोमर राजवंश के अनंगपाल राजा थे, जो कि 1130 से 1145 तक जो दिल्ली है उनके राज्य की राजधानी रहा। उसके बाद यहाँ पे चौहान राजा आए, जिसमें मुख्य जो राजा था वो पृथ्वीराज चौहान था। तोमर और चौहानों का युद्ध हुआ था, जिसमें चौहान जीत गए। उसके बाद उन्होंने दिल्ली को ही अपने राज्य की राजधानी बनाया। चौहानों का जो यहाँ पे राज रहा था वो 12वीं शताब्दी में रहा, 1165 से 1192 तक। तोमरों और चौहानों के राजकाल में जो दिल्ली था वो व्यापार का एक बड़ा केंद्र रहा, और यहाँ पे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे। समृद्धशाली होते हैं बेटा जो अमीर व्यक्ति होते हैं, जो वो व्यापारी थे वो काफ़ी धनवान थे। इन राजाओं ने अनेक सिक्के डलवाए, जो कि दहलीवाल कहे जाते थे, और इन राजाओं ने अनेक मंदिरों का निर्माण भी करवाया। 13वीं सदी के आरंभ में ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी बन गई थी जिसका नियंत्रण इस भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर था। 1206 में तुर्की शासन यहाँ पे शुरू हो जाता है। जो इसका प्रारंभ करने वाला कौन था यहाँ पे? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के राज्य पर आक्रमण किया, जिसमें कि पहले युद्ध उनके बीच में 2 युद्ध हुए। पहले में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और दूसरे में मोहम्मद गोरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। इस तरह मोहम्मद गोरी युद्ध में जीतने के बाद अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का साम्राज्य संभालने के लिए उसको छोड़ जाता है यहाँ पे, और वो खुद अपने देश वापस लौट जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद गद्दी पर खुद को शासक उसने वो किया। उससे पहले वो खुद को एक गुलाम ही मानता रहा जीवन पर्यंत। मतलब उसने कभी भी खुद को एक स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित नहीं किया। 1206 से 1210 तक का उसका शासनकाल है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका जो गुलाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश, वो गद्दी पर बैठा। 1210 से 1236 इल्तुतमिश ने शासन किया। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई तो उसने खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। अभी तुम बच्चे सोच रहे होगे कि वो अपने लड़कों को, अपने बेटों को राजा ना बना के, शासक ना बना के गुलामों को क्यों बना रहे थे? क्योंकि उनके उस समय पर प्रथा थी कि जो गुलाम होते थे वो अपने शासक के प्रति काफ़ी ईमानदार होते थे, और जो उनका मालिक होता था वो भी उनको अपनी संतान की तरह ही उनका पालन पोषण करता था। इसलिए उस समय के जो अनुभवी व्यक्ति थे उन्होंने कहा है कि जो गुलाम होते हैं वो अपने बेटों से भी बढ़कर होते हैं, और गुलामों को उस समय बंदका कहा जाता था। उस समय पर जो रचनाएं लिखी जाती थी उनको तारीख, अगर वे ज़्यादा हैं तो बहुवचन में उसको तवारीख कहा जाता था। और ये जो तवारीख लिखने वाले थे वो राज्य के ही सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन करते थे और शासकों को सलाह भी देते थे कि कैसे वो अपना न्याय संगत राज्य चला सके। अब ये इसमें कुछ समझाने वाली ऐसी बात नहीं है। जो जिसके दरबार में रहता होगा वो अपने राज्य के राजा के बारे में प्रशंसा ही लिखेगा। और उस समय पे जो प्रशासन की भाषा थी वो फारसी थी, ये आपको याद रखना है।
तुर्की शासक की जो तीसरी महत्वपूर्ण जो शासक बनी वो बनी रजिया। इसका शासनकाल 1236 से 1240 तक रहा। जो इल्तुतमिश था वो उसके जो योग्य पुत्र था उसकी मृत्यु हो गई थी, और जो बचे हुए पुत्र थे वो इतने योग्य नहीं थे कि वो राजा के बन सके, इसलिए उसने अपनी पुत्री को ही वो बनाना चाहता था शासक। और जो रजिया थी वो काफ़ी योग्य थी। रजिया एक योग्य शासक तो थी, पर उस समय पर समाज में जो लोगों की सोच थी वो ये थी कि जो लड़का होता है वो ही शासन संभाल सकता है। जो उस समय के लेखक थे वो भी शासकों को यही सलाह देते थे, और ये मानते थे वो कि जो जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये जो लिंग भेद है वो जारी रहे और कभी भी स्त्रियां ऊपर ना उठे। हाँ, ये बात है कि उस समय पर भी उनके विचारों से सभी व्यक्ति तो सहमत नहीं थे, पर एक जितनी भी राज्य की जनसंख्या थी उसका एक बड़ा हिस्सा इन विचारों से सहमत था। कारणों के कारण उस रजिया सुल्तान के दरबारियों ने ही उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा और 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। रजिया के बाद बैरम शाह शासक बना 1240 से 1242 तक। रजिया सुल्तान के बाद 3 शासक हुए। मुइजुद्दीन बैरम शाह 1240 से 1242 ईस्वी तक। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी तक। उनके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद, बाद अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी तक। उनके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद 1240 से 1265 तक। पर ये ना तो इतने योग्य थे कि आपको इनको बस इनके नामों को जान लो, बाकी इनके बारे में कुछ ज़्यादा याद करने लायक है नहीं। गयासुद्दीन बलबन ये दिल्ली के 9वें शासक थे और 1266 से 1287 तक इन्होंने शासन किया। ये काफ़ी कठोर व्यवहार के व्यक्ति थे और अपने दरबार में ये काफ़ी सख्ती रखते थे। इन्होंने विरोधियों से निपटने के लिए काफ़ी कठोरतापूर्वक कदम उठाए। इन्होंने लौह और रक्त की नीति अपनाई जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। इन्होंने बलबन ने राजस्व प्रणाली को फिर से संगठित किया। इन्होंने मंगलों के आक्रमण से बचाव के लिए पुराने किलों की मरम्मत करवाई और नए किलों का निर्माण भी करवाया। बलबन के दरबार में जो अपराधियों को कठोर दंड दिया जाता। 1290 में तुर्की वंश की समाप्ति होती है और खलजी वंश की स्थापना होती है। खलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खलजी ने की और वे ही इस वंश के प्रथम शासक थे। 1290 से 1296 तक इनका शासन रहा और जब ये गद्दी पर बैठे तो ये 70 वर्ष की आयु के थे। इन्होंने अपने दरबार में काफ़ी सख्त सजाएं नहीं दी थी। कई इतिहासकारों ने इनको एक कमज़ोर शासक ही माना है। जलालुद्दीन खलजी के बाद दिल्ली का जो शासक बना वो अलाउद्दीन खलजी बना था, जो 1296 से 1316 तक रहा। ये एक योग्य व्यक्ति था और एक क्रूर व्यक्ति भी था। इसने जलालुद्दीन का भतीजा ही था इसने अपने चाचा की हत्या करके ये गद्दी पर बैठा था और ये काफ़ी सख्त सजाएं देता था। किंतु जो इसने कार्य किए और प्रशासनिक सुधार इसके काफ़ी प्रसिद्ध है। इसने अपने राज्य में काफ़ी सुधार किए थे। इसका साम्राज्य अफ़गानिस्तान से लेकर मध्य भारत तक फैला हुआ था। इसने कई सुधार किए। इसने जो वस्तुओं की जो मूल्य निर्धारित कर दिया था ताकि ज़्यादा महंगाई ना हो, और इसने भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए भी काफ़ी सख्त कदम उठाए थे। अलाउद्दीन खलजी के बाद कई खलजी शासक हुए पर वो इतने योग्य नहीं थे। अब इसमें खलजी वंश की समाप्ति के साथ ही तुगलक वंश की शुरुआत होती है। इसके जो संस्थापक थे वो गयासुद्दीन तुगलक थे और ये 1320 से लेकर 1324 तक ये सुल्तान रहे।
इनके बाद मोहम्मद तुगलक गद्दी पर बैठे, जो 1324 से 1351 तक इन्होंने शासन किया। ये तुगलक वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। इन्होंने बहुत सारी रणनीतियाँ बनाई और कार्यरत भी की। इनकी कहा जाता है इतिहासकारों द्वारा कि जो इनकी रणनीतियाँ थी वो तो अच्छी थी, पर जो वो व्यावहारिक रूप से सफल ना हो सकी। मैं इसमें से मोहम्मद तुगलक दिल्ली के 18वें सुल्तान थे। इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया मुंबई से देवगिरी, और वहाँ से फिर वापस दिल्ली राजधानी परिवर्तन किया। दूसरे इनके था मुद्रा बदलने की। ये इनके दोनों ही जो कार्य थे ये असफल रहे। मोहम्मद तुगलक ने 2 शहर बसाए, एक तो आदिलाबाद और दूसरा जहांपना। तुगलक वंश का जो अंतिम प्रसिद्ध राजा था वो था फिरोज शाह तुगलक। ये 1351 से 1388 तक गद्दी पर बैठा। ये मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई था और इसने बहुत सारे कार्य दिल्ली में करवाए। इसने जैसे कि नहर प्रणाली का विकास, जो नहरों को बनाने का जनक माना जाता है, वो फिरोज शाह को ही माना जाता है। इन्होंने इस्लाम की शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया। इन्होंने दिल्ली में अपने राज्य में स्कूल, अस्पताल, विश्राम गृह आदि बनवाए। उनके शासनकाल में सजावटी कलाओं में भी काफ़ी विकास हुआ। खलजी और तुगलक वंश में कुछ समानताएं थी कि वे दोनों ही गुलामों को, जिनको बंदगा भी कहा जाता था, बहुत महत्व देते थे और उनको बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था ताकि वो एक अच्छे सैनिक बन सके। और जो बंदगा कहे या गुलाम कहे, वो भी पूरी जिंदगी अपने मालिकों की सेवा करते थे, परंतु जब उनके मालिकों की मृत्यु हो जाती थी तो उनके उत्तराधिकारियों के प्रति इतने विश्वसनीय नहीं होते थे। सैयद वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश हुआ और जो इसकी स्थापना की थी वो खिजर खान ने की थी। और जो इन्होंने शासन किया था वो 1414 से लेकर 1421 तक किया था। इनके बाद इनका पुत्र गद्दी पर बैठा था। पासवा जो राजवंश था वो था लोधी वंश। 1451 से 1426 जो लोधी वंश रहा वो 1451 से 1526 तक रहा। बहलोल लोधी ने इसकी स्थापना की थी और जिनका राज्यकाल था 1451 से 1489 तक। लोधी वंश तक जो दिल्ली सल्तनत थी वो काफ़ी, उनका जो क्षेत्र था वो काफ़ी छोटा हो गया था। बहलोल लोधी ने काफ़ी कोशिश की थी कि वो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को वापस जीत सके। 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तक पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे और उनकी राजधानियां भी समृद्ध थी, मतलब काफ़ी अमीर थी। इस समय पर मंगोलों के आक्रमण भारत पर बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जिसका सामना दिल्ली सल्तनत करने में कहीं ना कहीं असफल हो रही थी। इसके साथ ही बेटा ये हमारा पाठ पूरा होता है। अगले चैप्टर में मिलते हैं।